नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों के लिए स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा कर दे। गणित। हाँ, गणित। नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे पर शिकन आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, हम पुराने जख्मों को कुरेदने नहीं आए हैं। हम गणित सीखने के एक बिल्कुल नए, बल्कि कह सकते हैं एक क्रांतिकारी नजरिए पर बात करेंगे। अच्छा। हाँ, जरा सोचिए, अगर गणित सिर्फ नंबरों और मुश्किल फॉर्मूलों का जंजाल न होकर किसी रोमांचक सफर जैसा हो तो? सुनने में दिलचस्प लग रहा है। हमारे पास शिवा नारायण का एक लेख है, मैथमेटिक्स एज अ पाथवे ऑफ एक्शन। ये मैथ राइडर लर्नोग्राफी नाम की एक बड़ी अनोखी अवधारणा पेश करता है। मैथ राइडर लर्नोग्राफी? हाँ, इसका सार ये है कि गणित की समस्याएं कोई बेजान जानकारी नहीं है, बल्कि वो ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर हमें सचमुच सवारी करनी होती है। सवारी जैसे? घोड़े की सवारी, ठीक वैसे ही जैसे कोई घुड़सवारी करता है, बाइक चलाता है या लहरों पर सर्फिंग करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, थोड़ा तो है। गणित और सवारी। तो आज हम इसी विचार की तह तक जाएंगे। ये सवारी का मतलब क्या है असल में, और ये रिएक्टेंस या प्रतिघात क्या चीज है जिसका जिक्र लेख में है। और क्या वाकई गणित सीखना साइकिल चलाने जैसा बन सकता है? हमारा इरादा है इस अनोखे दृष्टिकोण को समझना और देखना कि क्या ये गणित के प्रति हमारे डर या बोरियत को बदल सकता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही सवाल, गणित सीखने को घुड़सवारी या सर्फिंग जैसा मानना, ये काम कैसे करता है? ये रूपक कहाँ तक जाता है? लेख में रिएक्टेंस यानी प्रतिघात की बात कही गई है। अब एक गणित की समस्या जो कागज पर लिखी है, वो हमें धक्का कैसे दे सकती है? मतलब ये कोई जिंदा चीज तो है नहीं। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। देखिए, यहाँ रिएक्टेंस का मतलब कोई शारीरिक धक्का नहीं है। अच्छा। ये एक आप कह सकती हैं संज्ञानात्मक प्रतिरोध है। कॉग्निटिव रेजिस्टेंस। संज्ञानात्मक प्रतिरोध यानी मतलब जब आप किसी मुश्किल गणितीय समस्या से जूझते हैं, दिमाग पर जो जोर पड़ता है, जो उलझन होती है, जहां आप अटक जाते हैं। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन वाला मोमेंट। हाँ, वही है संज्ञानात्मक रिएक्टेंस। इसे आप मानसिक घर्षण या रुकावट समझ सकती हैं। अच्छा, यानी वो सरदर्द जो मुश्किल सवाल देखकर होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, इसे नकारात्मक नहीं माना गया है। अच्छा। हाँ, बल्कि यही रिएक्टेंस सीखने की प्रक्रिया का इंजन है। ये जरूरी है। इंजन कैसे? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप साइकिल चलाना सीखते समय, मान लीजिए चढ़ाई आ गई तो पेडल मारने में जोर लगता है ना? हाँ, लगता है। या वजन उठाते समय मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है। ये प्रतिरोध ही आपको बताता है कि कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ तकनीक बदलनी है, और अंत में यही आपको मजबूत बनाता है। तो गणितीय रिएक्टेंस बुरी चीज नहीं है। ये एक संकेत है कि आपका दिमाग नई चुनौती का सामना कर रहा है और उससे निपटने के लिए विकसित हो रहा है। ये दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि आमतौर पर तो हम उलझन या अटकने को असफलता मानते हैं, फेलियर। सही कहा। लेकिन यहाँ इसे सीखने का एक जरूरी हिस्सा बताया जा रहा है। जैसे लहर सर्फर को पीछे धकेलती है, लेकिन वही उसे आगे बढ़ने की कला सिखाती है। सटीक कहा, बिल्कुल यही मूल भावना है। और इसी रिएक्टेंस के आधार पर सीखने के दो मुख्य चरणों की बात लेख में की गई है। 2 चरण? हाँ, डिफरेंशियल लर्नोग्राफी और इंटीग्रल लर्नोग्राफी। डिफरेंशियल और इंटीग्रल, ये नाम थोड़े भारी लगते हैं। आसान शब्दों में इनका क्या मतलब है? शुरुआत कैसे होती है? क्या डिफरेंशियल का मतलब है कि हम पहले चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। डिफरेंशियल लर्नोग्राफी यानी किसी बड़ी गणितीय अवधारणा या समस्या को उसके सबसे छोटे बुनियादी घटकों में तोड़ना। जैसे किसी मशीन के पुर्जे अलग अलग करके समझना। बिल्कुल। मान लीजिए आप बीजगणित अलजेब्रा में समीकरण हल करना सीख रहे हैं। ठीक है। तो डिफरेंशियल चरण में आप पहले समझेंगे कि चर वेरिएबल क्या है, स्थिरांक कांस्टेंट क्या है, कोष्ठक ब्रैकेट्स कैसे काम करते हैं, समीकरण के दोनों तरफ संख्याएं ले जाने के नियम क्या हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, हर छोटा नियम, हर परिभाषा, हर कदम पर ध्यान देना। हाँ, ये डिफरेंशियल लर्नोग्राफी है, बुनियाद बनाना। और इस चरण में रिएक्टेंस की क्या भूमिका है? वो उलझन कहाँ काम आती है? यहाँ रिएक्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्रिटिकल है। जब आप किसी छोटे नियम को लागू करने में गलती करते हैं या किसी परिभाषा का मतलब समझने में
अटक जाते हैं तो ये रिएक्टेंस, ये मानसिक रुकावट आपके दिमाग को फीडबैक देती है। फीडबैक? हाँ, ये बताती है कि आपकी समझ या रणनीति में कहीं कोई कमी है और उसे ठीक करने की जरूरत है। ये गलतियां और उलझनें सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। इनसे आप हर पुर्जे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। समझ गया। तो पहले हम अलग अलग पुर्जों को पहचानना और उन पर काम करना सीखते हैं, ईंट दर ईंट, जैसा आपने कहा। हाँ। लेकिन गणित तो सिर्फ पुर्जों को जानना नहीं है ना, उन्हें जोड़कर कुछ बनाना है, किसी समस्या को हल करना है। सही बात। तो ये सब अलग अलग सीखी हुई चीजें एक साथ मिलकर सहज और स्वचालित कैसे बन जाती हैं? हाँ। जैसे मैंने गाड़ी चलाने का उदाहरण सोचा था। हाँ। शुरू में क्लच, गियर, स्टीयरिंग, सब पर अलग अलग ध्यान देना पड़ता है। हाँ, बहुत ध्यान देना पड़ता है। पर कुछ समय बाद ये सब अपने आप होने लगता है, बिना सोचे। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये इंटीग्रल लर्नोग्राफी कैसे काम करती है? बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने गाड़ी चलाने का। इंटीग्रल लर्नोग्राफी ठीक यही है। अच्छा। ये वो चरण है जहां डिफरेंशियल लर्नोग्राफी में सीखे गए छोटे छोटे कौशल और ज्ञान के टुकड़े आपस में जुड़कर एक सहज स्वचालित प्रवाह बन जाते हैं। इंटीग्रेशन। जैसे अनुभवी ड्राइवर बिना सोचे गियर बदल लेता है या पियानो वादक बिना देखे सही सुर बजा लेता है, वैसे ही इंटीग्रल लर्नोग्राफी में गणितीय समस्याएं हल करना एक मोटर कौशल जैसा बन जाता है। मोटर कौशल? एक मिनट, गणित जैसी चीज जो पूरी तरह दिमागी लगती है, वो मोटर कौशल कैसे बन सकती है? इसमें हाथ पैर का क्या काम? यही ये सिद्धांत पारंपरिक सोच से अलग है। देखिए, जब आप गणित की समस्या हल करते हैं, आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, तो आप शायद उसे लिखते हैं, है ना? चिन्ह बनाते हैं, समीकरणों को व्यवस्थित करते हैं, शायद रफ काम में कुछ चित्र भी बनाते हो। हाँ, ये तो करते हैं। ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं, चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो। इंटीग्रल लर्नोग्राफी में अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ ये मानसिक और शारीरिक क्रियाएं इतनी एकीकृत हो जाती है, इतनी इंटीग्रेट हो जाती है कि आप हर कदम के बारे में सचेत रूप से नहीं सोचते। मतलब दिमाग ऑटो पायलट पे चला जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। समाधान एक लय में तेजी से और सहजता से निकलता है। और ये प्रक्रिया दिमाग के उन हिस्सों पर निर्भर करती है जो आदतें बनाने और स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम। बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, ये तो वही हिस्से हैं ना जो साइकिल चलाने या टाइपिंग जैसे मोटर कौशल में शामिल होते हैं? बिल्कुल, वही हिस्से। तो ये सिद्धांत गणित को भी एक तरह का सीखा हुआ मोटर कौशल मानता है, अभ्यास के बाद। कमाल है। तो इस नजरिए से गणित में महारत हासिल करना सिर्फ रटने या समझने से नहीं, बल्कि बार बार समस्याओं की सवारी करने से आता है। मतलब अभ्यास से, गलतियों से सीखकर और धीरे धीरे प्रक्रिया को स्वचालित बनाकर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे। गणितीय उत्कृष्टता सिर्फ सिखाई नहीं जा सकती, उसे अभ्यास के जरिए, रिएक्टेंस का सामना करके और उसे पार करके और अंततः एकीकृत स्वचालन, इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन हासिल करके कमाया जाता है। हाँ, आप ज्ञान को अपनी शरीर और दिमाग का हिस्सा बना लेते हैं, सिर्फ याद नहीं रखते, उसे जीते हैं। ये बहुत अलग सोच है। गणित के बारे में ऐसी बात मैंने पहले नहीं सुनी। अच्छा, लेख में ब्रेन पेज थ्योरी और उसके 7 आयामों का भी जिक्र है। हाँ, है। ये क्या है? ये पूरी राइडिंग की प्रक्रिया में कहाँ फिट बैठता है? क्या ये सवारी के लिए एक तरह का नक्शा है, जीपीएस जैसा? हाँ, आप इसे एक मानसिक नक्शा या गाइडबुक समझ सकते हैं। ब्रेन पेज सिद्धांत ये कहता है कि जब हम सीखते हैं, खासकर जटिल कौशल, तो हम अपने दिमाग में जानकारी को व्यवस्थित करने का एक ढांचा बनाते हैं, एक ब्रेन पेज। मैथ राइडलोग्राफी के संदर्भ में ये ब्रेन पेज 7 आयामों या पहलुओं से मिलकर बनता है। ये आयाम गणितीय समस्याओं को समझने और हल करने में हमारी मदद करते हैं। 7 आयाम काफी सारे लगते हैं। क्या आप उनमें से कुछ प्रमुख आयामों के बारे में थोड़ा बता सकती हैं, ताकि हमें अंदाजा लगे कि ये कैसे काम करते हैं? 7 को विस्तार से शायद न बताएं, पर कुछ खास। जरूर। 7 के नाम गिनाने के बजाय कुछ प्रमुख उदाहरण लेते हैं। एक आयाम है ब्लॉक सॉल्वर। हाँ, इसका मतलब है किसी बड़ी मुश्किल समस्या को छोटे, संभालने लायक हिस्सों या ब्लॉक में तोड़ने की क्षमता। ये डिफरेंशियल लर्नोग्राफी से काफी मिलता जुलता है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण आयाम है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस हमारे दिमाग में याददाश्त से जुड़ा होता है ना? हाँ। तो ये हमारी याददाश्त की क्षमता को दर्शाता है कि हम सही समय पर पुरानी सीखी हुई जानकारी या मिलते जुलते सवालों के अनुभव को कैसे याद करके इस्तेमाल करते हैं,
जैसे कंपास दिशा दिखाता है। समझ गया। तीसरा उदाहरण ले टास्क फॉर्मेटर का। ये आयाम अभ्यास और पैटर्न पहचानने से जुड़ा है। कैसे बार बार एक ही तरह की समस्याएं हल करने से हमारे दिमाग में तरीके या फॉर्मेट पक्के हो जाते हैं, जिससे हमारी गति और सटीकता बढ़ती है। अच्छा। तो ये और बाकी के आयाम मिलकर गणित की जटिल दुनिया में नेविगेट करने के लिए एक मानसिक ढांचा तैयार करते हैं। ये सवारी को ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी बनाते हैं। ये दिलचस्प है। तो ये ब्रेन पेज सिद्धांत हमें एक तरह से मानसिक उपकरण देता है गणित की सवारी के लिए। अच्छा, लेख में एक और अनोखी बात कही गई है। क्या? गणित की समस्याओं को जीवित इकाइयां कहना और उनके प्रतीकों सिंबल्स को ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कहना। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, पर इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? समस्याएं कैसे जीवित हो सकती हैं? हाँ, ये शब्दावली थोड़ी हटके जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा विचार है। देखिए, समस्याएं मतलब बायोलॉजिकली जीवित नहीं है, ये तो साफ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो संज्ञानात्मक रूप से जीवित जैसा व्यवहार करती हैं। संज्ञानात्मक रूप से जीवित? इसका मतलब ये है कि वो निष्क्रिय नहीं है, पैसिव नहीं है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो वो आपसे एक प्रतिक्रिया मांगती है। वो आपको चुनौती देती है, आपके तर्क को, आपकी यादाश्त को, यहाँ तक कि आपके मोटर समन्वय को भी परखती है। लिखने में, चित्र बनाने में। हाँ, ये तो है। वो रिएक्टेंस पैदा करती है। इसी मायने में वो जीवित है, एक सक्रिय प्रतिक्रिया करने वाली इकाई। वो आपसे संवाद करती है, भले ही शब्दों में नहीं। और ये ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ फिर? ये कौन सी भाषा है जो समस्याएं बोलती हैं? ऑब्जेक्ट लैंग्वेज गणित के अपने प्रतीक हैं। अच्छा, जैसे नंबर्स, एक्स, वाई। हाँ, संख्याएं, चर, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, समीकरण, ज्यामितीय आकृतियां, ये सब। ये एक तरह की गैर मौखिक भाषा है जिसके जरिए गणितीय कार्य और सीखने वाले के बीच संवाद होता है। आप इन प्रतीकों को देखते हैं, आपका दिमाग उन्हें प्रोसेस करता है, आप शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, लिखते हैं, गणना करते हैं और समस्या की स्थिति बदलती है। तो एक तरह का लूप बन जाता है। बिल्कुल, ये एक पूरा मस्तिष्क शरीर व्यवहार का लूप बन जाता है जिसे ये ऑब्जेक्ट लैंग्वेज ट्रिगर करती है। ये भाषा हमें बताती है कि क्या करना है और हमारी क्रियाएं उस भाषा के जरिए समस्या को बदलती हैं। ये दिखाता है कि गणित सीखना सिर्फ अमूर्त सोच नहीं है। हाँ, बल्कि इन प्रतीकों के साथ एक तरह की शारीरिक और मानसिक बातचीत भी है, इंटरैक्शन है। मस्तिष्क शरीर व्यवहार लूप, ये बात मुझे महत्वपूर्ण लग रही है। और शायद इसी से ये भी जुड़ता है कि लेख में दिमाग के कुछ खास हिस्सों का जिक्र क्यों है। हाँ, बिल्कुल। जब कोई इस मैथ राइडर वाले तरीके से गणित सीख रहा होता है तो न्यूरोलॉजिकल स्तर पर दिमाग में क्या चल रहा होता है? कौन से हिस्से ज्यादा सक्रिय होते हैं? ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रूपक या मेटाफर नहीं है। इसके पीछे वास्तविक न्यूरोबायोलॉजी है। जब हम इस सक्रिय, मोटर शामिल तरीके से सीखते हैं तो दिमाग के कई प्रमुख नेटवर्क्स एक साथ काम करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का सीईओ है। योजना बनाने, तर्क करने, समस्या को समझने और रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये सक्रिय रूप से समस्या का विश्लेषण करता है। ठीक है। फिर है पैराइटल लोब्स। ये हिस्सा संख्याओं को समझने, स्थानिक तर्क जैसे ज्यामिति में और चीजों को क्रम में लगाने में मदद करता है। गणितीय सोच के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आते हैं वो हिस्से जिनकी हमने पहले बात की, बेसल गैंग्लिया। ये प्रक्रियात्मक स्मृति यानी कौशल और आदतें सीखने के लिए केंद्रीय है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं और गणितीय प्रक्रियाएं स्वचालित होती जाती हैं, मतलब इंटेग्रल लर्नोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, बेसल गैंग्लिया की भूमिका बढ़ती जाती है। ये मोटर कौशल वाले पहलू से जुड़ा है। और सेरिबेलम? हाँ, और सेरिबेलम पारंपरिक रूप से इसे शारीरिक संतुलन और समन्वय के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये भी माना जाता है कि ये संज्ञानात्मक कार्यों में भी भूमिका निभाता है, खासकर टाइमिंग, सीक्वेंसिंग और स्वचालित मोटर क्रियाओं जैसे लिखने के समन्वय में। तो ये वाकई एक पूरे दिमाग की कसरत है जिसमें सोचने वाले हिस्सों के साथ साथ वो हिस्से भी शामिल हैं जो शारीरिक क्रियाओं और आदतों को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। ये पारंपरिक धारणा से बिल्कुल अलग है कि गणित सिर्फ दिमाग के तार्किक हिस्से, लेफ्ट ब्रेन का काम है। हाँ, ये दृष्टिकोण गणित सीखने को एक ज्यादा समग्र, होलिस्टिक गतिविधि के रूप में देखता है, जहां सोचना, करना और महसूस करना, रिएक्टेंस के जरिए सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने इस अवधारणा को समझा, रिएक्टेंस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल लर्नोग्राफी,
ब्रेन पेज और दिमाग के शामिल हिस्सों पर भी बात की। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मतलब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? लेख में इस दृष्टिकोण के क्या मुख्य नतीजे या फायदे बताए गए हैं? क्या कोई शोध ये साबित करता है कि ये तरीका वाकई असरदार है और शायद पारंपरिक तरीकों से बेहतर है? तो इस सब का क्या मतलब है व्यवहार में? प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? हाँ बिल्कुल। लेख में शोध के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का जिक्र किया गया है और जो मुख्य फायदे देखे गए वो काफी उत्साहजनक हैं। जैसे कि? सबसे पहला तो है बेहतर स्मृति प्रतिधारण, बेटर मेमोरी रिटेंशन, क्योंकि सीखना ज्यादा सक्रिय है, मल्टी सेंसरी है। आप सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो जानकारी ज्यादा गहराई से प्रोसेस होती है और लंबे समय तक याद रहती है। अच्छा। दूसरा, तेज समस्या समाधान, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटीग्रल लॉन्गलेरफी के चरण में जब प्रक्रियाएं स्वचालित हो जाती हैं तो छात्र ज्यादा तेजी और सहजता से समस्याएं हल कर पाते हैं, फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। फ्लो। तीसरा फायदा है गहरी वैचारिक समझ, डीपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा। सिर्फ नियम रटने के बजाय छात्र रिएक्टेंस का सामना करके और उसे पार करके सीखते हैं। इससे अवधारणाओं की समझ ज्यादा गहरी होती है, वो क्यों और कैसे को बेहतर समझते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर है बढ़ा हुआ जुड़ाव, इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। सीखने की प्रक्रिया को एक निष्क्रिय गतिविधि के बजाय एक सक्रिय सवारी के रूप में देखने से छात्रों का जुड़ाव और प्रेरणा, मोटिवेशन बढ़ सकता है। ये कम बोरियत वाला और ज्यादा फायदेमंद महसूस हो सकता है। और आखिर में अधिक लचीलापन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि छात्र सिर्फ एक तरीका रटते नहीं बल्कि अवधारणाओं को गहराई से समझते हैं। वो अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं। तो शोध ये पुष्टि करता है कि जो छात्र गणित को राइडर्स की तरह अपनाते हैं, यानी सक्रिय रूप से जूझते हैं, शारीरिक रूप से शामिल होते हैं, लिखना, हल करना और रिएक्टेंस से सीखते हैं, वे पारंपरिक निष्क्रिय सीखने वालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हाँ, संक्षेप में यही निष्कर्ष है। मोटर इन्वॉल्वमेंट यानी शारीरिक क्रिया स्मृति और समन्वय से जुड़े दिमागी सर्किट को सक्रिय करता है, जिससे सीखना ज्यादा प्रभावी होता है। और गणित की ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के साथ सक्रिय बातचीत छात्रों को खुद से ज्ञान बनाने और समझने में मदद करती है। ये पैसिव सुनने से एक्टिव करने की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने मैथ राइडर लर्नोग्राफी के बारे में बात की। ये विचार कि गणित सीखना एक निष्क्रिय विषय पढ़ने जैसा नहीं बल्कि एक सक्रिय कौशल है, जैसे साइकिल चलाना या कोई वाद्य यंत्र बजाना। इस कौशल को रिएक्टेंस या संज्ञानात्मक प्रतिरोध द्वारा आकार दिया जाता है, जो हमें सीखने और बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। सही। सीखने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ना और समझना, डिफरेंशियल लर्नोग्राफी, और फिर उन हिस्सों को जोड़कर एक सहज स्वचालित प्रदर्शन तक पहुंचना, इंटीग्रल लर्नोग्राफी। बिल्कुल। तो मूल मंत्र है, गणित का अध्ययन मत करो, गणित की सवारी करो, उद्देश्य, ऊर्जा और रणनीति के साथ। बिल्कुल सही सारांश है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो इस दृष्टिकोण से निकल कर आती है वो है नजरिए में बदलाव, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। कैसे? गणित सिर्फ सोचने या गणना करने का विषय नहीं रह जाता। ये मोटर अनुभूति, मोटर कॉग्निशन और समस्या के साथ सक्रिय शारीरिक मानसिक बातचीत के जरिए ज्ञान पर सवारी करने जैसा बन जाता है। इस फ्रेमवर्क में गणित की किताब या समस्या एक बेजान पाठ्यपुस्तक नहीं रहती। वो एक प्रतिक्रियाशील साथी, एक रिएक्टिव पार्टनर बन जाती है। वो आपको चुनौती देती है, आप प्रतिक्रिया करते हैं और इसी लेन देन में आप सीखते हैं और महारत हासिल करते हैं। वाह। जैसा कि लेख कहता है, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, महारत याद नहीं की जाती, महारत की सवारी की जाती है। महारत की सवारी की जाती है। ये वाकई सोचने लायक बात है और गणित को देखने का एक शक्तिशाली नया तरीका पेश करती है। हाँ। और यहीं से मेरे मन में एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर गणित जैसे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट विषय को एक गतिशील सवारी की तरह सीखा जा सकता है, तो क्या और भी ऐसे क्षेत्र हैं जैसे शायद दर्शन शास्त्र, कोडिंग, कोई नई भाषा सीखना या कोई और जटिल विषय जिन्हें हम स्थिर जानकारी के पहाड़ के रूप में देखने के बजाय गतिशील परिदृश्य,
डायनामिक लैंडस्केप्स के रूप में देख सकते हैं। ऐसे परिदृश्य जिन पर हम सिर्फ नजर न डालें बल्कि सक्रिय रूप से नेविगेट करें, जिनके साथ इंटरैक्ट करें और जिनकी सवारी करना सीखें। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।